हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये तीसरी वीडियो है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, यह लेना आसान है, यानी कि इनका संचालन करना आसान है। दूसरा विकल्प है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। तीसरा है, यह निदानात्मक है, और चौथा है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो मूल्यांकन जो है छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी है। और रचनात्मक आकलन या मूल्यांकन एक विस्तृत विविधता को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग शिक्षक एक पाठ इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रकृति में मूल्यांकन करने के लिए करता है। तो यह निदानात्मक होता है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि शिक्षार्थियों को क्या पता है और कहाँ वह पीछे हैं, यानी किस क्षेत्र में वे पीछे हैं। इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि यह निदानात्मक होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला विकल्प है, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। तीसरा है, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। और चौथा है, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है क्योंकि शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास किया जा सके। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसीलिए विज्ञान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वैज्ञानिक जानकारी को समझ सकें, कैसे विचार, तर्क और जांच और विभिन्न प्रकार के साधनों में उपयुक्त वैज्ञानिक भाषा का उपयोग किया जाता है, कैसे इसे संप्रेषित किया जाता है। तो इन सब बातों को बच्चे समझ सके, इसीलिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। और यह छात्रों के बीच विज्ञान में रचनात्मक और प्रयोगों को बढ़ावा देने में भी मदद करता है और प्रस्तुति के कौशल को बढ़ाता है। इसीलिए विज्ञान मेले आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला है, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दूसरा है, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। तीसरा है, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। और चौथा है, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो एक शिक्षक के नाते आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए जो सबसे उपयुक्त समझते हैं वह है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, क्योंकि बच्चे करके सीखने से ज़्यादा बेहतर ढंग से सीख पाते हैं यदि बच्चे करके सीखते हैं। तो छात्रों से अवधारणाओं से संबंधित जो गतिविधियां हैं उन्हें करने के लिए कहना। चौथा विकल्प इसमें सही है, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिले और वे वैज्ञानिक जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके वैज्ञानिक विचार तैयार कर सकें। इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है? पहला विकल्प है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। दूसरा है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो।
तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, और चौथा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। तो इसका अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 जो है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त कार्य क्षेत्र प्रदान करता है, और एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है जो शिक्षार्थियों के लिए सही हो, जीवन के लिए सही हो, सीखने वाले के वातावरण के लिए सही हो और विज्ञान के लिए सही हो। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पहला विकल्प है खुला मस्तिष्क, दूसरा है अधिक सीखने की उत्सुकता, तीसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, और चौथा है कठिन कार्य। तो कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कठिन कार्य जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। क्योंकि कठिन कार्य से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण हैं। चौथा विकल्प इसमें उत्तर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है पूछा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषताएं क्या होती हैं? अवलोकन, जिज्ञासा, व्यापकता और खुले विचारों का उल्लेख करना। एक व्यक्ति एक खुली सोच, जिज्ञासा, सत्यापित तथ्यों पर आधारित निर्णय और वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना, रिपोर्ट करना, टिप्पणियों में महत्वपूर्ण होना, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। घूर्णन यानी वृत्तीय गति। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? पहला विकल्प है चर्चा, दूसरा है गतिविधि आधारित शिक्षण, तीसरा है उदाहरण देना और चौथा है प्रदर्शन। तो घूर्णन गति को पढ़ाना है कक्षा 6 में, तो जो सबसे अच्छी विधा होगी वह होगी गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जो गतिविधि आधारित शिक्षण होता है ये छात्रों को अपने वातावरण या किसी विशेष शिक्षण उपकरण का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही है। उदाहरण दिया जा सकता है बाद में, लेकिन पहले गतिविधि आधारित शिक्षण कराना है ताकि बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। दूसरा विकल्प इसमें सही है। गतिविधि कराना है, जैसे कि पंखा चल रहा है कक्षा में तो पंखे के ब्लेड की गति, घड़ी होगी तो घड़ी को दिखाना है घड़ी की सुई की नोक की गति। तो इस प्रकार से गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चे अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला विकल्प है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र करना, तीसरा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, और चौथा है अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है।
पहला विकल्प है अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, तीसरा है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, और चौथा है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन जो है छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करने वाले स्कूल आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। इसके अलावा विज्ञान में समग्र और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास हैं। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से मूल्यांकन को सीखने का अभिन्न अंग बनाना सुनिश्चित करता है। सतत और समग्र मूल्यांकन और बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के व्यापक मूल्यांकन में छात्र के विकास में स्कूली और सह स्कूली पहलू का मूल्यांकन भी शामिल है, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। पहला है स्थिति की कल्पना करना, दूसरा है समाधान का प्रयास करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, और चौथा है अवलोकन। तो समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है पूछा गया है। तो समस्या समाधान विधि के चरण कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है। तो समस्या की पहचान और इसकी व्याख्या करना, समस्या की कल्पना और इसका विश्लेषण करना, परिणामों का पूर्वानुमान और उपसमूह निर्धारित करना, सर्वश्रेष्ठ हल का चयन और उसे लागू करना, परिणाम का मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। तो ये सभी समस्या समाधान विधि के चरण हैं, लेकिन अवलोकन समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चरण नहीं है पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला है समानताओं का चित्रण, दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, और चौथा है उपयोग। तो विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है समानताओं का चित्रण या मानचित्र समानताएं भी इसे ही कहते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, समानताओं का चित्रण। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, दूसरा है वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है, तीसरा है यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देती है, और चौथा है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। तो विज्ञान में पाठ्यचर्या योजना के विषय में जो सर्वाधिक उपयुक्त है वह बताना है, तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। पाठ्यचर्या योजना जो है वह प्रक्रिया है जो इस बारे में निर्णय लेने से संबंधित है कि क्या सीखना है, क्यों और कैसे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मौजूदा पाठ्यचर्या आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित करना है, तो इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है तो यह उस विद्यार्थी के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। पहला विकल्प है जो अति क्रियाशील हैं, दूसरा है जो सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं, तीसरा है जिनकी बुद्धि लब्धि 85 है और चौथा है जिनकी बुद्धि लब्धि 125 है। तो यदि भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए तो यह जो अति क्रियाशील विद्यार्थी हैं उनके सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला विकल्प इसमें सबसे कम उपयुक्त होगा। इसमें पूछा गया है कि जो उस विद्यार्थी के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा, तो पहला विकल्प इसमें जो अति क्रियाशील होते हैं यदि उन्हें ज़्यादा लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाए तो उनके लिए सबसे कम उपयुक्त होता है, क्योंकि जो अति सक्रिय छात्र होते हैं लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में उन्हें कठिनाई होती है, उन्हें कम समय में अधिगम की आज़ादी चाहिए और अति सक्रिय छात्र आमतौर पर निरंतर गतिविधि, आसानी से विचलित होना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और आवेग का उल्लेख करते हैं। तो इसीलिए पहला इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। पहला विकल्प है मैक्स रेफर्टी, दूसरा है जॉन ड्यूवी, तीसरा है रॉबर्ट हचिंस और चौथा है B.F. स्किनर। तो शिक्षण की परियोजना विधि जॉन ड्यूवी के दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। पहला है मॉडल का निर्माण करना, दूसरा है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, तीसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना और चौथा है डिजाइन बनाना। तो किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? तो एक सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना इसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 14 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let's do that. No, kind of winner. We're gonna be. We're good. वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।